मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137 साल तक भारत पर राज किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ, जहां आज के बिहार और बंगाल स्थित है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों के आपसी मतभेदों का फायदा उठाया, जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए थे। 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने पूरे उत्तर पश्चिमी भारत पर अधिकार जमा लिया था और आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का वृहद स्तर पर विस्तार हुआ। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालिसुक, देववर्मन, शतधन्वन और बृहद्रथ नाम के महान राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्यों का मूल 325 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत पर सिकंदर का शासन था। यह वो इलाका है जहां आज का संपूर्ण पाकिस्तान स्थित है। जब सिकंदर पंजाब पर चढ़ाई कर रहा था तो एक ब्राह्मण जिसका नाम चाणक्य था, मगध को साम्राज्य विस्तार के लिए प्रोत्साहित करने आया। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर रहा था, जो पड़ोसी राज्यों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा था। उस समय मगध के सम्राट धनानंद ने चाणक्य को अपने दरबार से निकाल दिया था। उसने कहा कि तुम एक पंडित हो और अपनी चोटी का ही ध्यान रखो। युद्ध करना राजा का काम है, तुम सिर्फ भिक्षा मांगो। इस प्रकार उनको अपमानित कर नंदवंशी शासक धनानंद ने उनकी शिखा पकड़कर दरबार से बाहर निकलवा दिया था। तभी चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि धनानंद को एक दिन सबक सिखाकर रहेंगे। कुछ विद्वानों का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति उनकी माता मूरा से मिली है। मूरा शब्द का संशोधित शब्द मौर्य है, यानी कि मूरा से ही मौर्य शब्द बना है। हालांकि इतिहास में यह पहली बार देखा गया कि माता के नाम से पुत्र का वंश चला हो। चंद्रगुप्त मौर्य एक शक्तिशाली शासक था। वह उसी गण प्रमुख का पुत्र था जो कि चंद्रगुप्त की बाल्यावस्था में ही एक योद्धा के रूप में मारा गया। चंद्रगुप्त में राजा बनने के स्वाभाविक गुण थे। इसी योग्यता को देखते हुए चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया एवं एक सबल और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र की नींव डाली, जो आज तक एक आदर्श है। मगध पर विजय। इसके बाद चाणक्य ने भारत भर में जासूसों का एक जाल सा बिछा दिया, जिससे राजा के खिलाफ गद्दारी इत्यादि की गुप्त सूचना एकत्र की जा सके। उस समय यह एक अभूतपूर्व कदम था। पूरे राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछाने के बाद उसने चंद्रगुप्त को यूनानी आक्रमणकारियों को मार भगाने के लिए तैयार किया। इस कार्य में उसे गुप्तचरों के विस्तृत जाल से बहुत मदद मिली। मगध के आक्रमण में चाणक्य ने मगध में गृह युद्ध को उकसाया। उसके गुप्तचरों ने नंद के अधिकारियों को रिश्वत देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद नंद ने अपना पद छोड़ दिया और चाणक्य को विजय श्री प्राप्त हुई। नंद को निर्वासित जीवन जीना पड़ा, जिसके बाद उसका क्या हुआ ये एक रहस्य है। आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जनता का विश्वास भी जीता और इसके साथ उसको सत्ता का अधिकार भी मिल गया। चंद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार। उस समय मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। मगध पर कब्जा होने के बाद चंद्रगुप्त सत्ता के केंद्र पर काबिज हो चुका था। चंद्रगुप्त ने पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत पर विजय अभियान आरंभ कर दिया। इसकी जानकारी अप्रत्यक्ष साक्ष्यों से मिलती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में लिखा है कि सिंचाई के लिए सुदर्शन झील पर एक बांध पुष्यगुप्त द्वारा बनाया गया था। पुष्यगुप्त उस समय अशोक का प्रांतीय राज्यपाल था। उत्तर पश्चिमी भारत को यूनानी शासक से मुक्ति दिलाने के बाद उसका ध्यान दक्षिण की तरफ गया। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व के आसपास हराया था। ग्रीक विवरण पर इस विजय का उल्लेख नहीं है, पर इतना कहा जाता है कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच एक संधि हुई थी, जिसके अनुसार सेल्यूकस ने कंधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान के प्रदेश चंद्रगुप्त को दे दिए थे। इसके साथ ही चंद्रगुप्त ने 500 हाथी भेंट किए थे। यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी कर्नालिया से विवाह कर लिया था। कर्नालिया को हिलना भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। प्लूटार्क के अनुसार सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त उस समय तक सिंहासन पर आसीन हो चुका था।
उसने अपनी 6 लाख सैनिकों की विशाल सेना से संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त कर ली और अपने अधीन कर लिया। ये टिप्पणी थोड़ी अतिशयोक्ति ही कही जा सकती है, क्योंकि इतना ज्ञात है कि कावेरी नदी और इसके दक्षिण के क्षेत्रों में उस समय चोलों, पांड्यों, सत्यपुत्रों तथा केरल पुत्रों का शासन था। अशोक के शिलालेख कर्नाटक में चित्तल दुर्ग, येरागुड़ी तथा मास्की में पाए गए हैं। उसके शिलालिखित धर्मोपदेश प्रथम तथा त्रयोदश में उनके पड़ोसी चोल, पांड्य तथा अन्य राज्यों का वर्णन मिलता है। चूंकि ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती कि अशोक या उसके पिता बिंदुसार ने दक्षिण में कोई युद्ध लड़ा हो और उसमें विजय प्राप्त की हो, अतः ऐसा माना जाता है कि उन पर चंद्रगुप्त ने ही विजय प्राप्त की थी। बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सत्तारूढ़ हुआ, पर उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। दक्षिण की ओर साम्राज्य विस्तार का श्रेय आमतौर पर बिंदुसार को ही दिया जाता है, हालांकि उसके विजय अभियान का कोई साक्ष्य नहीं है। जैन परंपरा के अनुसार उसकी मां का नाम दुर्धर था और पुराणों में वर्णित बिंदुसार ने 25 वर्षों तक शासन किया था। उसे अमित्र घात यानी दुश्मनों का संहार करने वाला की उपाधि भी दी गई थी, जिसे यूनानी ग्रंथों में अमित्रोकेडीज का नाम दिया जाता है। बिंदुसार आजीवक धर्म को मानता था। उसने एक यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम से सूखी अंजीर, मीठी शराब व एक दार्शनिक की मांग की थी। उसे अंजीर व शराब दी गई, किंतु दार्शनिक देने से इनकार कर दिया गया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक। सम्राट अशोक भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक हैं। साम्राज्य के विस्तार के अतिरिक्त प्रशासन तथा धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में उनका नाम अकबर जैसे महान शासकों के साथ लिया जाता है। हालांकि वे अकबर से बहुत शक्तिशाली एवं महान सम्राट रहे हैं। कई विद्वान तो सम्राट अशोक को विश्व इतिहास के सबसे सफलतम शासक भी मानते हैं। अपने राजकुमार के दिनों में उन्होंने उज्जैन तथा तक्षशिला के विद्रोहों को दबा दिया था, पर कलिंग की लड़ाई उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। उनका मन युद्ध में नरसंहार से ग्लानि से भर गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया तथा उसके प्रचार के लिए बहुत कार्य किए। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने दीक्षित किया था। उन्होंने देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी जैसी उपाधि धारण की। सम्राट अशोक के शिलालेख तथा शिलाओं पर उत्कीर्ण उपदेश भारतीय उपमहाद्वीप में जगह जगह पाए गए हैं। उसने धर्म का प्रचार करने के लिए विदेशों में भी अपने प्रचारक भेजे। जिन जिन देशों में प्रचारक भेजे गए उनमें सीरिया तथा पश्चिमी एशिया का एंटियोकस थियोस, मिस्र का टॉलमी फिलाडेलस, मकदूनिया का एंटिगोनस गोनातस, साइरीन का मेगास तथा एपायरस का अलेक्जेंडर शामिल थे। अपने पुत्र महेंद्र और एक बेटी को उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र से श्रीलंका जल मार्ग से रवाना किया। पटना यानी पाटलिपुत्र के ऐतिहासिक महेंद्र घाट का नाम उसी महेंद्र के नाम पर रखा गया है। युद्ध से मन ऊब जाने के बाद भी सम्राट अशोक ने एक बड़ी सेना को बनाए रखा था। ऐसा विदेशी आक्रमण से अपने साम्राज्य को बचाने के लिए आवश्यक था। दोस्तों, अगले भाग में हम मौर्य साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे, जैसे प्रशासन, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सैन्य व्यवस्था और मौर्य साम्राज्य का पतन।